हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इसी यूसीएम को हम पढ़ रहे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, उसी को हम आगे आज बढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या मतलब क्या होता है? जब कोई पार्टिकल सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। बच्चों, हमने उसके बारे में ये देखा था कि उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास जो है हमने एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट समझा था कि एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। उसकी डायरेक्शन को हमने निकालने के लिए राइट हैंड रूल को समझा था कि कैसे जिस भी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल रोटेट कर रहा हो उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रखा जाए, उसको रोटेट किया जाए। जिधर भी थंब पॉइंट आउट कर रहा हो वो डायरेक्शन रहेगी मेरे एंगुलर वेलोसिटी क्या है या फिर जो है एंगल की। हाँ, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लीनियर वेलोसिटी यानी कि जो नॉर्मल वेलोसिटी जो आप लोग लाइन में जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है उसमें और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, तो ये देखने का आज हम प्रयास करते हैं सबसे पहले। तो लेट अस डू इट। इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं, आज लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर भी देखेंगे और एक तीसरी चीज़ जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बारे में समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो क्या होती है बच्चों लीनियर वेलोसिटी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम एंगल से ही शुरुआत करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक दैट एंगल। ये देखो, अब मैंने क्या करा, ये एक मेरा पार्टिकल था यहाँ पर, ये सबसे पहले ए पोजीशन पे था। थोड़ी देर के बाद लेट अस से कि डेल्टा टी टाइम के बाद जो है इस पार्टिकल ने डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया और ये बी पॉइंट के ऊपर आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी एंगल के बारे में अगर मैं नोट डाउन करना चाहूँ बच्चों तो कैसे लिखूंगा, दिस एंगल डेल्टा थीटा मस्ट बी इक्वल टू जो ये आर्क लेंथ है यानी कि डेल्टा एस डिवाइडेड बाय द रेडियस आर। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर। ओके बच्चों, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा है, द टाइम इट टेक्स फ्रॉम टू रीच फ्रॉम पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर बी, दैट इज डेल्टा टी हमने अज्यूम कर लिया। ओके, तो डिवाइडिंग दिस विद द टाइम, क्योंकि वेलोसिटी तो निकालने के लिए हमें टाइम से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना इसे। ओके, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से हमने इसको यदि डिवाइड करा तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r, तो ऐसे लिख दिया मैंने, डॉट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ये क्या होता है बच्चों। ओके, सबसे पहले हम एक बार इसको थोड़ा सा और आपको इलेबोरेट करना चाहूँगा मैं कि इफ़ दिस डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग अगर डेल्टा टी मतलब बहुत थोड़े टाइम के बाद ही मैंने ऑब्जर्व करा दूसरे पॉइंट को, तो ये इतने दूर नहीं होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा पास होंगे एक दूसरे के। इन दैट केस दिस टेकिंग इफ़ डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, मतलब बहुत ही थोड़े समय के बाद ही मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया। इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि दिस व्हाट आई विल हैव दिस डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। ओके, इफ लिमिट दिस डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, दिस इज कॉल्ड दी, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। सिमिलरली लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हो गया मेरा डी एस बाई डी टी। ओके, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। तो डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू 1/r टाइम्स डी एस बाय डी टी। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही स्मॉल टाइम के बाद ऑब्जर्व किया है। व्हाट इज दिस डी थीटा बाय डी टी? दिस बाय डेफिनेशन दिस कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी, तो हमने इसको ओमेगा लिख दिया। And this is 1/r and ds by dt change in position per unit time velocity, तो ये आ गया आपके पास velocity। तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, या फिर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो v इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर। बट यहाँ तक हमारे पास आ गया वेलोसिटी का। ओके, बट वी ऑल्सो नो कि जो वेलोसिटी है वो एक कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज के केस में हमको इसकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। डायरेक्शन वैसे देख के मुझे पता लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, बट इफ आई वांट टू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस, इन दैट केस इट विल बी वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर।
अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से आ गई, फ्रॉम वेयर डिड दिस क्रॉस प्रोडक्ट केम। तो देखते हैं कैसे। ओमेगा की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो अगर मेरा पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल के हिसाब से आउटवर्ड गोइंग। तो ये मैंने ओमेगा की डायरेक्शन बना दी। ओके, रेडियस वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ये रही, दिस इज द डायरेक्शन। अब आप खुद देखना कि ओमेगा क्रॉस आर करूंगा जब मैं तो वी की डायरेक्शन में आएगा ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि ए क्रॉस बी जब मुझे करना होता है तो कैसे करते हैं हम लोग, ए की डायरेक्शन में हाथ करा, बी की तरफ रोटेट करा, ओमेगा की डायरेक्शन में हाथ करा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा की डायरेक्शन में हाथ करा मैंने, सबसे पहले आउटवर्ड गोइंग अपने हाथ राइट हैंड को रखा, आर की तरफ रोटेट करा, माई थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वी। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे डायरेक्शन मिल रही है इसके केस में। यहीं पर अगर मैं ये बी पॉइंट की बात करूं तो ओमेगा की तरफ हाथ करा, आर की तरफ रोटेट करा, ये आ गई वी की डायरेक्शन। देखो एग्जैक्ट वो चेंज हो रही है विद जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। याद ध्यान रखने की बात क्या है, हियर आई हैव दिस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, तो इसलिए v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर से मुझे डायरेक्शन सही मिल रही है, दैट इज वाई हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला में। आप कहेंगे कि सर एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो वो वेलोसिटी, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा आना चाहिए था, बट जो हमारा डेरिवेशन से जो फॉर्मूला है वी इक्वल टू ओमेगा आर आ रहा है, जो आप जिस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हो वो ओमेगा आर साइन थीटा में कन्वर्ट करो, तो ये साइन थीटा कहाँ हट गया, तो साइन थीटा बेटा वो हट गया क्योंकि बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। देखो हियर हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये देखो सरफेस जो बाहर आ रहा है और इस रेडियस वेक्टर के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, यहाँ पर भी हर जगह पर किसी भी जगह पर आप उसको रख लें तो ये जो थीटा एंगल है हमेशा आपको 90 डिग्री ही देने वाला है, दैट इज वाई v इज इक्वल टू ओमेगा आर और फैक्टर फॉर्म है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो आपको ये आई होप ये समझ आ गया होगा, दिस इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटीज रिलेशन। तो v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर, जिसको यहां तक समझ आता है वेरी गुड। डायरेक्शन के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना है और उसके मैग्नीट्यूड के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना है। ओके, सो ये था आपका रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। अब बढ़ते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ जिसके अंदर हमें स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरी जो स्पीड है वो सेम रहने वाली है, जितनी स्पीड उसकी ए पर होगी सेम स्पीड मेरी बी पर रहेगी। बट इन केस अगर मैं इसको एक्सेलरेट करा दिया मैंने बाय चांस इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट ना रखे, मैं उसको मान लो कि इमेजिन करो कि मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी से मैंने एक जो है स्टोन को लटका रखा है, मैं उसको रोटेट करना स्टार्ट करा, मैं उसकी इंक्रीज करे जा रहा हूँ रोटेशन की स्पीड। अब जैसे जैसे रोटेशन की स्पीड इंक्रीज होगी तो क्यों होगी उसकी रोटेशन की स्पीड इंक्रीज, क्योंकि कोई उसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो वो एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेट करते हुए जब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है रोटेशन की, उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। अब कुछ लोग इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, AT। क्यों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है, क्योंकि इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो सर्कल के टेंजेंट रहती है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कल, दैट इज वाई व्हाट वी डू, वी से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, तो हम इसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन लिखते हैं। इसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को आपने देखा है पिछले वीडियो में हम उसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग AT से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, यहाँ पे टेंजेंशियल भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ तक हमारे पास रिलेशन आ चुका है v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर। तो इसी से हम लोग नोट डाउन करते हैं, मैं जल्दी से एक सेकेंड इसको ये रहा हमारे पास। तो इसी डेरिवेशन में आगे बढ़ते हुए जो है बिल्कुल छोटा सा स्टेप है आपके पास, थ्योरी समझ आनी चाहिए बस आपको कि क्यों किया हमने ऐसा, ये किस कंडीशन में पॉसिबल होगा। द कंडीशन जिसमें ये चीज़ ट्रू है
जब होगा जब इसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है रोटेशन की। अगर रोटेशन की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अपने आप ही जीरो हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है उस टाइम पे, लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है। बट अगर मैं बात करूं कि जब ये रोटेशन की स्पीड इंक्रीज होने लगी तो उस समय इसकी क्या होगी, लीनियर एक्सेलरेशन भी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों होंगी। तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, r टाइम्स ओमेगा। ओके, इफ velocity is changing then what will happen, मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dv बाय dt इज इक्वल टू r d ओमेगा बाय डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया। ओके, सो डी वी बाई डी टी हम लोग किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन को। कौन सी एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है मेरी टेंजेंट टू द सर्कल है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर टाइम्स डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया मेरा एल्फा, ए टी इज इक्वल टू आर टाइम्स एल्फा। कुछ लोग इसको एल्फा आर भी लिख देते हैं, तो डजेंट मैटर। वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है इस चीज़ को, तो अब बताओ वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ए टी वेक्टर इज इक्वल टू एल्फा क्रॉस आर, अगेन ड्यू टू द सेम लॉजिक। ओके, एल्फा की डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है, और क्या करा, एल्फा की डायरेक्शन क्योंकि आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड से रेडियस की तरफ रोटेशन करा तो मुझे मिल जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे ये ए टी इज इक्वल टू आर टाइम्स एल्फा होता है। ओके, तो जब भी एक पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहा होता है तो उसमें दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है बच्चों। एक तो लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको आप लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट में है। बट एक और डायरेक्शन भी है जिसके बारे में आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है और वो कैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से अलग है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लेट अस डू इट। तो देखते हैं बच्चों कि क्या है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने क्या करा, एक सर्कल बना लिया। ओके, तो ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल के अंदर मेरा एक पार्टिकल जो है वो रोटेशन को शो कर रहा है। ओके, तो ये हुआ मेरा पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके, दूसरी थोड़ी देर के बाद मैं ये देखता हूँ वो पार्टिकल जो है कुछ इस जगह पर आ जाता है, इसकी नई वेलोसिटी हो गई ये। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये तो मेरा रेडियस वेक्टर है r1 बोल देता हूँ वेक्टर फॉर्म में, और r2। अब आप बोलोगे कि सर आपने इसको r1 और r2 क्यों लिखा, इनकी वैल्यू तो सेम है। बट वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, तो डायरेक्शन अलग अलग हो गई दो वेक्टर्स की, तो वो अलग वेक्टर हो गए बिल्कुल। वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है इसको तो r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, ऑल्दो दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। इसलिए जो है हम क्या करने वाले हैं, इनको r1 एंड r2 वेक्टर लिखेंगे। सिमिलरली ये जो वेलोसिटीज हैं इनको लिख देते हैं हम लोग v1 एंड v2। ओके बच्चों, अब हालांकि इनके मैग्नीट्यूड में लिखूंगा, तो अगर मैं बात करूं कि इनका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, वो दोनों का वो सेम रहने वाला है। v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो v है, सिमिलरली ये जो v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ओके, इज इक्वल टू v, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सिमिलरली इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालने का प्रयास करते हैं कि वो होता क्या है। पहले तो थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद इसको मैथमेटिकली समझेंगे कि एक फॉर्मूला क्या निकलेगा इसका। सेंट्रीपिटल दो वर्ड से बना है, सेंट्री मतलब सेंटर, पीटल मतलब सीकिंग। तो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन का मतलब वो हुआ
वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लग रही है, वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन सेंटर को देख रही है। ओके तो अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, सेंटर को देखने वाली, ये रहे। ओके बी पॉइंट पर जब मैं पहुंचता हूं तो सेंटर की तरफ ये डायरेक्शन हो जाती है, सी पॉइंट पर पहुंचता हूं तो सेंटर की तरफ ये डायरेक्शन हो जाती है, डी पॉइंट पर पहुंचता हूं तो ये, इस पे पहुंचता हूं तो ये, अलग अलग पॉइंट्स पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस अलग अलग रहने वाली हैं, बट क्या करेंगी वो देखेंगी हमेशा सेंटर की तरफ, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके अब ध्यान रखने की बात क्या है कि ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं मैं आपको। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट नाउ आई एम डीलिंग विद द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ रही है। ओके अब क्वेश्चन आपके माइंड में जो आना चाहिए कि सर आपने जो है हमें यह बताया था कि जब जब मोशन यूनिफॉर्म हो तब तब एक्सेलरेशन जीरो होता है चीज का, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब जब कोई चीज का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो रहा है उस टाइम पर उसकी एक्सेलरेशन जीरो मानी जाती है। ओके बट इस केस में आप कह रहे हो कि सर यूनिफॉर्म मोशन भी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों जब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जीरो हो तो क्या बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, तो मैंने आपको क्या बोला था, दैट वाज रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म मोशन इन अ लाइन। ओके दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आल्दो उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि स्पीड कांस्टेंट है अभी भी, बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। ओके कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, देखो ए पॉइंट पे अलग है, बी पॉइंट पे अलग है, तो इस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हमें एक एक्सेलरेशन देना पड़ता है। दिस एक्सेलरेशन ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये उसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर रहा है। देखो ध्यान से कैसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले ये थी, उसके परपेंडिकुलर मैंने जो है एक फोर्स लगाया, उससे एक्सेलरेशन आया, तो ये जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, जो परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन लग रही है, उसने क्या करा, वो इसकी स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, वो केवल और केवल इसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। अगर यकीन ना हो रहा हो तो आप इस चीज को एक बार अपने माइंड में या फिर अपने घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आपके पास एक पार्टिकल है, वो मान लो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, आप उसके परपेंडिकुलर जो है एक फोर्स लगाइए, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो है उसकी स्पीड तो चेंज हो जाए, क्या बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, बट उसकी स्पीड विल रिमेन द सेम। ओके तो ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर सीकिंग, वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन सेंटर की टुवर्ड्स है। ओके दिस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन दैट ऑलवेज has a direction towards the center of the circle is called centripetal acceleration. Okay अब इसकी वजह से due to this there is no change in the speed of the rotating particle. Okay this does not, याद रखने की बात है, this does not change the speed of रोटेटिंग पार्टिकल। ये रोटेटिंग पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता। कौन करता है रोटेटिंग पार्टिकल की स्पीड को चेंज? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करती है, जो अभी हमने पिछले पार्ट में देखा। ओके लेकिन ये क्या, तो फिर ये क्या करता है अगर ये स्पीड को चेंज नहीं करता? तो दिस चेंजेस द डायरेक्शन, दिस चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को ये चेंज करता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने में हेल्प करता है कि पहले मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा था, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग करने में हेल्प करता है डायरेक्शन को। ओके अब देखते हैं कि ये कैसे, इसका हम फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। अब तो देखते हैं कैसे। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लेट अस डू इट। तो बारिश स्टार्ट हो गई है शायद, तो हो सकता है आपको थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आए। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ये R1 है, ये R2 है, इसके बीच में मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, इसके बीचों बीच जो है हम लोग एक
ये मैंने वेक्टर बना दिया, दिस इज द डेल्टा आर वेक्टर। ओके, तो यदि मैं बात करूं डेल्टा थीटा मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा थीटा जो है वो डेल्टा आर बाय आर के इक्वल हो जाएगा। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है, डेल्टा आर यहाँ पे क्या है, ये अपना चेंज इन द पोजीशंस वेक्टर है। तो दिस इज डिस्प्लेस, डेल्टा आर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं या फिर चेंज इन द पोजीशन वेक्टर। ओके, तो ये आ गया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर, सिंपल एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये V1 और V2 के लिए भी एक ट्रायंगल अलग से बनाने वाले हैं हम लोग। ओके, तो देखते हैं कैसे। तो ये मेरा V1 है, ओके, एंड ये हमारे पास जो है ये V2 है, और ये आ गया मेरा चेंज इन V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, एंड दिस इज डेल्टा V वेक्टर। इनके बीच में एंगल भी डेल्टा थीटा बनेगा। अब क्यों इनके बीच, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों वेक्टर्स को जो है क्या करा, इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आया, V1 वेक्टर बन गया। V2 वेक्टर को पैरेलली यहाँ पर ले आया, ये V2 वेक्टर बन गया। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, ये वेक्टर जो हो गया चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा V वेक्टर बन गया मेरा। अब इनके बीच में भी सेम एंगल बनेगा एज दिस एंगल। जो एंगल जो है इन दोनों रेडियस के बीच में बन रहा है, वही एंगल इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में बन रहा है। क्यों? ओके, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, एक मैथमेटिक्स का एक आइडिया होता है क्या, कि द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो उनके लाइन के बीच में बनने वाले एंगल के बराबर होता है। ओके, मतलब इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही सेम एंगल बनता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स होती हैं ना वेलोसिटीज, तो परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी डेल्टा थीटा, और जो इस ट्रायंगल के बीच में जो बन रहा है वो भी डेल्टा थीटा। तो हमारे पास डेल्टा थीटा का दूसरा अगर मुझे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V। ओके, डेल्टा, अब देखो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। ओके, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा R बाय R, इक्वेटिंग 1 एंड 2। अब इसको लिखना कैसे है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल्स लिखेंगे OAB। ओके, अब यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इस चीज़ को लिखेंगे ताकि आपका डेरिवेशन अच्छे से आपको याद हो सके इस चीज़ का। तो फॉर ट्रायंगल OAB डेल्टा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा R का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस का मैग्नीट्यूड। ओके, सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूँ, इस पॉइंट को N बोल देता हूँ। ओके, तो ये पॉइंट है मेरा AM, और ये जो BN है ये आपस में मैंने कोइंसाइड ही करवा दिए, तो इसको N बोल दिया मैंने। ओके, तो फॉर ट्रायंगल AMN, फॉर ट्रायंगल AMN, तो इस केस में डेल्टा थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया मेरे पास दूसरा फॉर्मूला, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब क्या करना है, V को हम लोग इस तरफ ले जाते हैं, V बाय R इंटू डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V। ओके, डिवाइडिंग दिस बाय टाइम, के A पोजीशन से B पोजीशन तक जाने में लेट अस अज्यूम कि डेल्टा T टाइम लग रहा है, तो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय टाइम डेल्टा T। तो यहाँ ले आते हैं, तो वी हैड दिस इक्वेशन V बाय R इंटू डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V। ओके, तो डिवाइडिंग बाय डेल्टा T वी गेट
v बाय r इंटू डेल्टा r बाय डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब बच्चों ये बताओ, ये जो डेल्टा r बाय डेल्टा t क्या है? डेल्टा r बाय डेल्टा t चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, तो ये क्या है? वेलोसिटी। सिमिलरली डेल्टा v बाय डेल्टा t चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि ये एक्सेलरेशन है। तो v बाय r इंटू v बाय r मल्टीप्लाई वेलोसिटी v इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ac इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। इसका ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला में क्या करेंगे? v इज इक्वल टू ओमेगा आर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास ac इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। वाई? बिकॉज v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स r। ये हमने पुट करा है यहाँ पे। तो दीज आर टू फॉर्मूलाज फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ac इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r और दूसरा v स्क्वायर बाय r। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ये कैसा एक्सेलरेशन है? ये वो एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहे और जिसकी वैल्यू हमेशा v स्क्वायर बाय r रहे। ओके, इन केस अगर ये किसके लिए निकाला है हमने? ये हमने निकाला है व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग यूनिफॉर्मली। इन केस अगर वो यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? ये तो होगा ही होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पक्का होगा ही होगा, इसके ना होने का सवाल होता ही नहीं है। ओके, ये हमेशा होगा अगर सर्कल में कोई चीज़ मूव कर रही है तो। बट अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर एक्सेलरेट कर रही है यानी कि मतलब वो लीनियर एक्सेलरेशन या फिर जो है एंगुलर एक्सेलरेशन शो कर रही है, तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, तो इन दैट केस ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार इसको जल्दी से रब कर देते हैं इस डेरिवेशन को, और फॉर नॉन यूनिफॉर्म केस भी अपना जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या रहेगा बच्चों? जैसे ये आपके पास सर्कल है, इसकी इंक शायद ख़त्म हो गई है तो अभी भर लेंगे इसको थोड़ी देर में, जब तक इससे बनाते हैं हम लोग। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। अब इससे मान लो कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल में रोटेट करते हुए ये क्या कर रहा है? इसकी वेलोसिटी पहले यहाँ पे स्पीड v1 थी, जब ये दूसरे पॉइंट पर गया तो इसकी स्पीड ही इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? ये टेंजेंशियल बनाते हैं और उसकी स्पीड बढ़ के v2 हो गई। ओके, इस बार मैं स्पीड बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं बोल रहा, उसकी स्पीड ही बढ़ गई। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अब कौन कौन सी दो एक्सेलरेशन होगी? अब देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पक्का है, वो होनी ही होनी है, तो दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, बट अगर जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो उस किसके अंदर AC के साथ साथ में जो है दूसरी जो है एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगी, जिसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, सो वी हैव दीज टू काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म केस। तो टोटल एक्सेलरेशन जो होती है, क्योंकि देखो एक एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन क्या हो गई? ये AT की डायरेक्शन, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो फाइनल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। अब वैल्यूज भी पुट करना चाहे तो वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, डजंट मैटर। तो A इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट V स्क्वायर बाय R का होल स्क्वायर प्लस एल्फा टाइम्स R का होल स्क्वायर। तो ये है आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो है केवल AC रहेगा, AT की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है न्यूमेरिकल वाले पार्ट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू वेरी मच।